पश्चिम एशिया एक बार फिर सुलग रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जो सीधा टकराव हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। ये आप समझिए एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया के तेल बाजार में आग लगा सकती है। और हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद इस आग की सबसे पहली और सबसे तीखी तपिश वो भारत महसूस कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संकट जो हमसे इतना दूर है हमारी अर्थव्यवस्था की नींव को कैसे और कितना हिला सकता है। देखिए, ये कोई विदेश नीति का मसला भर नहीं है, ये तो सीधा सीधा हम सबकी जेब से जुड़ा सवाल है। और चिंताएं भी वाजिब हैं, है ना? सबके मन में वही सवाल हैं। क्या पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर आसमान छूने वाले हैं? क्या डॉलर के सामने हमारा रुपया और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा? और क्या शेयर बाजार एक बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहा है? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को हम 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे ताकि एक एक बात बिल्कुल साफ हो जाए। तो सबसे पहली और सबसे सीधी चोट कहाँ लगती है? वो है भारत की एनर्जी सप्लाई पर। आप इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन पर एक सीधा हमला है जो एक के बाद एक मुश्किलों की पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 85%। ये नंबर हमारी सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी को दिखाता है। हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं और यही निर्भरता हमें दुनिया में होने वाले किसी भी झटके के सामने एक बहुत आसान टारगेट बना देती है। और जानते हैं हमारा ज्यादातर तेल आता कहाँ से है? इसी रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता है, एक चोक पॉइंट। सोचिए, पूरी दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। यहां अगर एक दिन के लिए भी कोई गड़बड़ हो जाए तो भारत आने वाले तेल के जहाज वहीं के वहीं रुक सकते हैं। और फिर शुरू होता है एक चेन रिएक्शन। देखिए, जब कच्चा तेल महंगा होता है ना, तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर खत्म नहीं होता। सबसे पहले तेल महंगा हुआ, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो खेत से निकलने वाली सब्जी से लेकर फैक्ट्री में बनने वाले सामान तक सब कुछ महंगा हो जाता है। और इसका नतीजा सीधा साधा महंगाई। पर कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये जो तेल की कीमतों का झटका है, ये सिर्फ महंगाई पर आकर नहीं रुकता। नहीं, ये तो हमारे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर समझिए एक सुनामी की तरह दबाव बनाता है। और यहीं पे एक बहुत जरूरी टर्म सामने आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD। अब ये क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो जब हमारा देश बाहर से सामान खरीदने पर ज्यादा डॉलर खर्च कर दे और बाहर सामान बेचकर कम डॉलर कमाए। अब होता क्या है कि हमें तेल खरीदने के लिए पेमेंट करनी होती है डॉलर्स में। तो जैसे ही तेल की कीमत बढ़ी, हमारा इंपोर्ट का बिल आसमान छूने लगता है। दूसरी तरफ हमारा एक्सपोर्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। नतीजा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का गैप, जिसे हम व्यापार घाटा कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसका सीधा असर हमारे रुपए पर पड़ता है, वो कमजोर होने लगता है। अब देखिए, जब भी दुनिया में इस तरह का कोई बड़ा संकट आता है ना, तो एक और चीज होती है, वो है डर। जब माहौल अनिश्चित होता है तो जो विदेशी निवेशक हैं, FIIs, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो क्या करते हैं? वो भारत जैसे बाजारों से अपना पैसा निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर लगा देते हैं। जैसा कि फंड मैनेजर नचिकेत सांवरीकर भी कहते हैं कि ऐसे संकटों में रिस्की एसेट्स में जबरदस्त बिकवाली शुरू हो जाती है और भारत के लिए तो ये असर अक्सर और भी बड़ा होता है। और जब ये निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो हमें सेंसेक्स और निफ्टी जैसे हमारे स्टॉक मार्केट इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। पर इस संकट का असर सिर्फ तेल और बाजार तक ही नहीं है, इसका सीधा असर हमारे व्यापार पर और खाड़ी देशों में रहने वाले हमारे लाखों लोगों पे भी पड़ता है। इसकी एक मानवीय कीमत भी है और एक कारोबारी कीमत भी। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लोगों की कहानी है। 80 लाख, जी हाँ, 80 लाख से ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों के काम करते हैं। वो एक तरह से हमारे आर्थिक एम्बेसडर हैं। अब सोचिए, उस इलाके में जरा सी भी अस्थिरता उनकी नौकरी और उनकी सुरक्षा पर कितना बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। और यही अस्थिरता हमारी फॉरेन इनकम के एक बहुत बड़े सोर्स के लिए खतरा है। वो पैसा जो ये लोग वहां से भारत भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं, ये हमारी GDP का करीब 3% है। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इसके अलावा हमारे बासमती चावल और चाय जैसे बड़े एक्सपोर्ट्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका है। तो इतनी सारी चुनौतियों के सामने जाहिर है भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। तो सवाल है, इस मुश्किल से निपटने के लिए भारत की स्ट्रेटजी क्या है?
आइए देखते हैं। सरकार की स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं मल्टी लेयर्ड है। शॉर्ट टर्म के लिए तो हमारे पास अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसमें तेल के लिए नए देशों को तलाशना, रिन्यूएबल एनर्जी को और ज्यादा पुश देना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से अपनाना शामिल है। और हाँ, डिप्लोमैटिक लेवल पर भी रिश्ते मजबूत रखना तो हमेशा ही प्राथमिकता है। लेकिन आखिर में असली और परमानेंट सोल्यूशन तो एक ही है, एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा। लक्ष्य सीधा सा है, अपनी इंपोर्ट पर निर्भरता को इतना कम कर देना कि भविष्य में इस तरह का कोई भी भारी तूफान हमारी अर्थव्यवस्था की नाव को हिला ही न पाए। चलिए तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या समझा। पहला, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई का खतरा बढ़ेगा। दूसरा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपए पर दबाव बढ़ेगा। तीसरा, विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालेंगे। और चौथा, हमारे रेमिटेंस और एक्सपोर्ट पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा संकट हमारे सामने 3 बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी हुई आर्थिक चुनौतियां खड़ी करता है। और यही वो 3 बड़े मोर्चे हैं जिन पर हमारी अर्थव्यवस्था का असली टेस्ट होगा। पहला, महंगाई, दूसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट और तीसरा, रुपए पर लगातार बढ़ता दबाव। याद रखिए, पश्चिम एशिया का ये संकट भारत के लिए सिर्फ एक इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है, ये एक आर्थिक चेतावनी है। और अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कैसे दुनिया में हो रही घटनाएं हमारे देश की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी पे सीधा असर डालती हैं। ये पूरा मामला इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।